जय हिंद प्यारे छात्रों, आप सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है। बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर में आपका मैनुअल फर्टिलाइजर एंड फर्टिलिटी, और इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आज के लिए अब साबित हो सकता है। आप सभी प्यारे छात्र इस वीडियो को देख करके और अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से सफल बना सकते हैं। आप सभी छात्र इस वीडियो को अवश्य देखें और अपने मित्रों के पास इसको शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। देखिए बेटा, इसमें सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में जीवाश्म खादें। जीवाश्म खादें आप जानते हैं, जो भी जीवाश्म जैसे पशु पक्षियों के मलमूत्र या उनके शरीर के अवशेष, या कह सकते हैं कि फार्म पर उगाई जाने वाली फसलों के अवशेष, इन सब के अपघटन से जो पदार्थ बनकर तैयार होता है उसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर, मीन्स कार्बनिक खाद। जो कार्बनिक तरीके से जो वनस्पतियों को सड़ा गला कर तैयार किया जाता है उसे हम बोलते हैं कार्बनिक खाद। ये चीज़ बेटा समझ में आ गया होगा। कार्बनिक खाद के बारे में अगर थोड़ा सा देख लें कि इसका करैक्टर क्या है, तो कार्बनिक खाद से पोषक तत्व तो धीरे धीरे प्राप्त होते हैं, बहुत तेज़ी मात्रा में धीरे धीरे प्राप्त होते हैं। गोबर की खाद का प्रभाव खेत में 2 से 3 वर्षों तक रहता है, जबकि वहीं पर रासायनिक खाद का आप देखते हैं कि जैसे आप खेत में प्रयोग करते हैं बहुत ही जल्द उसका उपयोग प्लांट कर लेते हैं और वो लॉस हो जाता है। इनके प्रयोग से मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक दशा में सुधार आता है, जिससे मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक दशा तीनों सही हो जाता है। और मानव मल को हम नाइट सॉइल के नाम से भी जानते हैं। जो भी मानव का अविष्ट होता है उसको हम नाइट सॉइल के नाम से जानते हैं। अब अगर बेटा इसको हम क्लासिफाइड के रूप में देखें, वर्गीकृत इसका करें, तो 2 प्रकार से इसको वर्गीकृत किया गया है। एक बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर, जिसको हम भारी खाद कहते हैं। भारी खाद का मतलब है कि वह खादें जिनका आयतन तो अधिक हो लेकिन उसमें पोषक तत्वों की मात्रा कम हो, तो उसको हम भारी या स्थूल ऑर्गेनिक मैन्योर के नाम से जानते हैं। जैसे बेटा गोबर की खाद है, हरी खाद में जैसे सनई, ढैंचा ये सब आता है। कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट, उसके बाद चिड़ियों का, ये सब इसमें फ्रेशमेंट वगैरह, ये सब आपका बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर में आता है। दूसरा होता है कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, जिसको हम सांद्रित जीवाश्म खाद के नाम से जानते हैं बेटा। तो इसका मतलब कि जिसका आयतन कम हो लेकिन उसकी अपेक्षा उसमें तत्व की मात्रा अधिक हो। इसमें जैसे खलियाँ, विभिन्न प्रकार की खलियाँ, जैसे मूंगफली की खली, सरसों की खली, अरंडी की खली, या फिर हड्डी का चूरा, या बोन मील, या आप कह सकते हैं उसी को ब्लड मील, या मीट, या मछली का चूरा, या इसमें आप कह सकते हैं सींग का चूर्ण, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं, जो सांद्रित कार्बनिक खाद के रूप में उपयोग किए जाते हैं। बेटा आगे अगर देखेंगे तो केक मीन्स खलियों में 2 प्रकार से आता है। एक आपका एडिबल ऑयल केक्स, मतलब जो खाद्य खलियाँ होती हैं, मतलब इस वर्ग में जो खलियों को पशुओं को खिलाने के काम आता है। जैसे आप सरसों की पेराई करते हैं तो पेराई करके तेल उपयोग कर लेते हैं, उसकी जो खलियाँ उसको आप पशुओं को कह सकते हैं कि आप दानों के रूप में देते हैं। जैसे सरसों की खली या बिनोले की खली, नारियल, तिल, अलसी, तारामीरा, मूंगफली आदि की जो खलियाँ होती हैं इसको हम पशुओं को खिलाने के तौर पर उपयोग करते हैं। नॉन एडिबल ऑयल केक, मतलब ऐसी खलियाँ जो पशु खाना पसंद नहीं करती हैं, जैसे महुआ या आपका कुसुम, करंज या अरंडी का, नीम की, ये सब खलियाँ भी इसके अंतर्गत, जिसको हम नॉन एडिबल ऑयल केक के नाम से या अखाद्य ऑयल केक के नाम से हम जानते हैं। तो ये सब बेटा इसके अंतर्गत आता है। आगे अगला आपका होता है कंपोस्ट। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कंपोस्ट और एफआईएम में क्या अंतर है। तो बेटा इसमें कंपोस्ट यह एक जैविक रासायनिक क्रिया है जिसमें वायुजीवी या वायवीय या अवायवीय जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों का विघटन से खाद बनता है। इसमें कंपोस्ट या फार्म का अपशिष्ट
या शहरी या जो भी घर का निकला कूड़ा करकट है, इस सब को सड़ा गलाकर तैयार किया जाता है। तो ये आपका मुख्य रूप से कंपोस्ट में सब कुछ आपस में ऐड कर लेते हैं, चाहे वो फसलों का अवशेष हो, चाहे वो घर का निकला हुआ कूड़ा करकट हो, या फसलों का जो अपशिष्ट पदार्थ हो, इस सब को एक साथ इकट्ठा करके सड़ा गला कर तैयार करते हैं। तो ये आपका आता है मीन्स कंपोस्ट। कंपोस्ट बनाने की अलग अलग विधियां हैं। जैसे पहला है बेटा एडको मेथड। एडको एक पाउडर है, उस पाउडर के द्वारा हम कंपोस्ट तैयार करते हैं। तो एडको बनाने के लिए यहाँ पर हर्चियंस या आप कह सकते हैं कि रिचर्ड्स ने 1921 में इंग्लैंड में इसको विकसित किया था। और इस विधि में गोबर काम में नहीं लाते, इसके जगह पर एडको पाउडर का प्रयोग करते हैं। दूसरा आपका आता है बेटा इंदौर मेथड से भी कंपोस्ट तैयार किया जाता है। तो कंपोस्ट बनाने की इंदौर या हार्वर्ड या यशवंत डी वार्ड के द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन इंदौर में वर्ष 1924 से 1931 के मध्य इसको विकसित किया गया था। इस विधि में कंपोस्ट को बार बार पलटा जाता है, इसकी पलटाई की जाती है और इसमें अधिक मात्रा में पानी का प्रयोग करके और इसका हम प्रयोग कर लेते हैं। इसमें जब हम पानी का प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो इससे नाइट्रोजन का लॉस भी हो जाता है और ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि और अपेक्षा ये क्या होता है, महंगा पड़ता है। अगला होता है बेटा बेंगलोर मेथड। इसके द्वारा भी कंपोस्ट तैयार किया जाता है। तो कंपोस्ट बनाने का जो बेंगलोर विधि है, CN आचार्य ने इस विधि को प्रचलित किया था। यह विधि भारत में सर्वाधिक प्रचलित विधि के रूप में माना जाता है और इस विधि में खाद को बार बार पलटना नहीं पड़ता है और इसमें कार्बन एवं नाइट्रोजन का नुकसान भी कम होता है अन्य विधि की अपेक्षा। और यह कंपोस्ट बनाने का सबसे आसान और सस्ता विधि माना जाता है। अगला होता है बेटा नेपेड विधि। तो इसमें कंपोस्ट नेपेड विधि जो महाराष्ट्र के कृषक ने, जिसको कृषक काका द्वारा इस विधि को डेवलप किया गया था और इसमें साधारणतया टैंक बना करके उसमें कंपोस्ट को तैयार किया जाता। तो ये तो था बेटा कंपोस्ट के बाद अगला आता है वर्मी कंपोस्ट। मतलब वही सब पदार्थ होंगे, फसलों के अवशेष होंगे, घर से निकला हुआ जो कूड़ा करकट मतलब जो सड़ने वाला हो और या सड़ा हुआ गोबर की खाद, इन सब को जब केचुओं द्वारा उसको कंपोस्ट कराया जाता है या केचुए उसको खाकर और अपशिष्ट पदार्थ के रूप में थ्रो करते हैं तो उसी को हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो केचुओं द्वारा जो भी गोबर की खाद या अपशिष्ट पदार्थ, इस सब को कह सकते हैं कि वर्मी कंपोस्ट के रूप में जाना जाता है या वर्मी कंपोस्टिंग। इस पूरी विधि को क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग का अगर कंपोजिशन देखें बेटा तो इसमें 2.5 से 3% तक नाइट्रोजन, 1% तक इसमें फास्फोरस और 1.5% तक इसमें पोटास पाया जाता है। अगर इसका हम देखें फसलों में कितने मात्रा में उपयोग कर सकते हैं, तो सामान्य फसल अगर आप लगा रहे हैं तो उसमें 5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका प्रयोग कर सकते हैं। वहीं पर अगर सब्जी है तो 5 से लेकर 7.5 टन तक, और अगर फलदार कोई वृक्ष है तो 5 kg प्रति पौधा के दर से इसका उपयोग करते हैं। क्यारी में अगर करना है तो 1 से 2 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर की सहायता से इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर केचुए अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रजातियों के केचुए होते हैं जिनका प्रमुख तौर पर उपयोग किया जाता है। जैसे पहला है एपिजिक केचुआ। तो यह प्रजाति कंपोस्ट बनाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है और जो मृदा में 1 मीटर की गहराई तक या एक अपने समूह के रूप में कॉलोनी बना करके उसमें रह सकता है। यह केचुआ जो होता है ये 90% तक कृषि अपशिष्ट पदार्थ और तथा 10% ये मिट्टी को खाता है। मीन्स ज़्यादातर ये कंपोस्ट बनाने के लिए बहुत ही अच्छा है। केचुए का एक प्रजाति यहाँ पर ये आपका है। तो इसमें अगर देखें तो इसकी 2 प्रमुख प्रजातियाँ हैं। जैसे इसमें आपका है आइसिनिया फाइटिडा,
जो राजस्थान के लिए बड़ा ही अच्छा है। एक इसमें आपका जो यूट्रिलियस और जूनिया, यूट्रिलियस यूजीनिया, ये भी एक बहुत अच्छी स्पीसीज़ जो कंपोस्ट बनाने के लिए है। अगला आपका है इंडोजिक केचुए। ये भूमि में गहरी सुरंग बनाकर रहना या ज़्यादा पसंद करते हैं और अधिक गहराई तक, लगभग 3 मीटर तक ये गहरा सुरंग बना लेते हैं। और इस प्रजाति के जो केचुए लगभग 90% की मिट्टी को ही खाते हैं। तो इस तरीके से ये केचुए जल निकास एवं जल संरक्षण के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं और इन किस्मों को हम किसान के हलवा के नाम से भी जानते हैं। अगला होता है बेटा डायोजिक केचुआ। ये केचुए 1 से 3 मीटर गहराई तक सुरंग बनाकर रहना ये भी पसंद करते हैं। और केचुए ऑक्सीजन या आपसे कह सकते हैं कि हार्मोन्स का श्रवण भी करते हैं, जिससे यहाँ पर ये हार्मोन्स का श्रवण करते हैं और इस तरीके से जो पौधों की वृद्धि या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी ये अच्छे होते हैं। वैसे अगर देखें तो वर्मी कंपोस्ट लगभग 60 दिन में बनकर तैयार हो जाता है। अगला आता है बेटा FIM, जिसको हम गोबर की खाद के नाम से जानते हैं। जो गोबर की खाद ये प्रमुख तौर पर फसलों को 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर के दर से देने की आवश्यकता होती है। और ये अगर आप देखें तो फलदार पौधों में 10 से 20 किलोग्राम प्रति पौधे के दर से देते हैं। और इसको थोड़ा सा 1 महीना पहले, अगर हमको फसल लगाना है तो उसके 1 महीना पहले ही इसका उपयोग कर दें, जिससे आसानी अच्छे तरीके से डिकम्पोज होकर के और हमारी फसलों तक मिल सके। गोबर की खाद बनाने की सबसे उपयुक्त विधि जो खाई या ट्रेंच विधि है, उसमें आप CN आचार्य द्वारा ये विधि विकसित की गई, उस विधि के द्वारा बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। गोबर की खाद में जो अमोनिया जो इसका लॉस होता है उसको रोकने के लिए जिप्सम का फार्मूला होता है बेटा CaSO4 × 2H2O। इसका एक परक्षक के रूप पदार्थ के रूप में भी यह काम करता है। अच्छी तरह से सड़ने के लिए गोबर को 1 से 3 महीने का समय लग जाता है, जिससे अच्छी तरीके से सड़ करके और ये गोबर की खाद तैयार होता है। जीवाश्म खाद के उपयोग में क्षारीय मृदा का pH मान, मतलब अगर pH मान को कम करता है, क्योंकि जो कार्बनिक पदार्थ होता है ये फिर जल से क्रिया करके इससे जब ये डिकम्पोज होता है तो CO2 निकलता है, जो जल से क्रिया करके अम्ल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, मतलब कार्बोनिक अम्ल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो मृदा की क्षारीयता को काफ़ी हद तक सुधारने का काम करता है। अगला बेटा इसी में आता है ग्रीन मैनोरिंग, जिसको हम ग्रीन मैनोर मतलब हरी खाद तो खेत में खड़ी दलहनी फसलों को फूल आने के पहले इसको हम खेत में जोत कर दबा दिया जाता है या उसमें मिला दिया जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हरी खाद। और यह पूरी प्रक्रिया को हम ग्रीन मैनोरिंग कहते हैं, हरी खाद देना कहते हैं। तो हरी खाद भी हमारी फसलों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, इससे फसलों का ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से होता है। इसके लिए सबसे अच्छा है जो सनई की फसल, ये अच्छा माना जाता है। इसके लिए ढांचा भी है, क्योंकि ढांचे भी इसके तने और जड़ दोनों बहुत ही अच्छे आप कह सकते हैं। ये कि लेग्यूम क्रॉप है तो ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भी फिक्स करता है, उसी के साथ साथ जो इसका प्लांट पार्ट होता है वो भी आसानी से डिकम्पोज हो जाता है। इसके अलावा ग्वार या आपका जो मूंग या दलहनी फसलें सब आती हैं। सनई व ढांचा या फूल आने के समय या फली बनने से पूर्व आप कह सकते हैं कि बुआई के 40 से 45 दिन बाद या 50 दिन बाद इसको मिट्टी पलट वाले हल से मृदा में पूर्णतया मिला देते हैं। और अगर आप देखें तो गेहूं की कटाई और धान के पौधरोपण के पहले ये बहुत ही अच्छी होती है। उस समय धान की फसल के लिए बहुत ही उपयोगी हो जाता है। उस समय जो गेहूं की कटाई और धान के बीच में जो खाली समय होता है, उस समय में इसको आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। इसके प्रयोग से मृदा में कार्बनिक पदार्थ एवं नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि यह लेग्यूमिनेसी है।
लेग्यूमिनेसी फैमिली का है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में फिक्स कराने का भी कार्य करता है। यह भी इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। इसमें अगर आप देखिए बेटा, तो जीवाश्म जो भी प्रमुख खादें हैं उसमें एनपीके की मात्रा, जैसे इसमें आपका कंपोस्ट में गोबर की खाद है तो उसमें 0.5, 0.25, 0.5, मतलब इसको 60 में अठन्नी चवन्नी अठन्नी के नाम से भी ज्ञात कर सकते हैं। गोबर की खाद में एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। बेटा आप लोग जुड़े रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होगा। अगला होता है शहरी कंपोस्ट। शहरी कंपोस्ट में 1.5% नाइट्रोजन, 0.5% फास्फोरस, 1.4% पोटाश इसमें प्रेजेंट होता है। वहीं पर अगर देखें देहाती कंपोस्ट या इसी को फार्म कंपोस्ट के नाम से भी जानते हैं, तो इसको हम अर्बन कंपोस्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें 0.6% नाइट्रोजन, 0.5% फास्फोरस, 0.8% पोटास होता है। वहीं पर अगर हम वर्मी कंपोस्ट की बात करते हैं बेटा, तो वर्मी कंपोस्ट में 2.5 से 3% तक नाइट्रोजन, 1% तक इसमें फास्फोरस, 1.5% इसमें पोटास प्रेजेंट होता है। वहीं पर अगर देखें बेटा हरी खाद में, तो 0.6% नाइट्रोजन, 0.2% फास्फोरस, 0.6% पोटास। ये बेटा इसमें प्लांट पार्ट में है, और जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को फिक्स करता है वो अतिरिक्त है। अगर हम देखें कंसनट्रेट मैन्योर में, तो ग्वानो में 13% नाइट्रोजन, अगर ड्राई ब्लड है तो 10% नाइट्रोजन, 1.5% फास्फोरस, 0.8% पोटास। वहीं पर अगर नाइट सॉइल है, या जो कह सकते हैं कि ह्यूमन वेस्ट है, तो इसमें 5.5% नाइट्रोजन, 4.0% इसमें फास्फोरस, 2% इसमें पोटास की मात्रा होती है। वहीं मछली की खाद में देखें तो 4 से 10% तक इसमें नाइट्रोजन, 3 से 9% तक इसमें फास्फोरस और 0.8% तक इसमें पोटास की मात्रा। विभिन्न प्रकार के अगर हम केक्स देते हैं, खलियाँ देखते हैं, तो जैसे अरंडी की खली 4.3%, इसमें क्या हो जाएगा बेटा 4.3% नाइट्रोजन, 1.8% इसमें फास्फोरस, 1.3% इसमें पोटास। ऐसे सरसों की खली, मूंगफली की खली में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, इसमें 7.3% नाइट्रोजन, 1.5% फास्फोरस, 1.3% इसमें पोटास उपस्थित होता है। अगला देखते हैं बेटा बायो फर्टिलाइज़र, जिसको हम बोलते हैं बायो फर्टिलाइज़र, या इसी को हम बोलते हैं जैव उर्वरक। मतलब एक ऐसा उर्वरक जिसमें सूक्ष्म जीवाणुओं का सक्रियता होता है। आप कह सकते हैं कि यह एक सूक्ष्म जीवाणुओं का टीका होता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा से फिक्स कराने, या जो मृदा में फिक्स फास्फोरस है उसको सॉल्युबल एवं एब्जॉर्बर फॉर्म में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो जैसे जैव उर्वरक, तो ये लाभदायक सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, फफूंद या नीलहरी शैवाल, इस सब का एक कल्चर करते हैं। इसमें 2 प्रकार का होता है, एक नाइट्रोजन तत्व जो प्रदान करने वाले जैव उर्वरक, और दूसरा होता है पोषक तत्व के लिए, नाइट्रोजन तो फिक्स करने के लिए और फास्फोरस पोषक तत्व प्रदान करने के लिए जैव उर्वरक। तो नाइट्रोजन के केस में अगर देखते हैं बेटा, तो इसमें 2 प्रकार से होते हैं, जो एक तो एरोबिक कंडीशन के होते हैं, या इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक नेचर के, मतलब जो स्वतंत्र रूप से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में फिक्स कराने का काम करते हैं, जिसको हम सिम्बायोटिक जो होता है, जिसको हम सहजीवी कहते हैं। सहजीवी का मतलब साथ साथ ये पौधों के जड़ों में रहते हैं। मीन्स जब पौधा ग्रोथ करता है, उसका रूट का डेवलपमेंट होता है, तो रूट में फिर क्या होता है, रूट नोडुल्स में जड़ ग्रंथि का निर्माण हो जाते हैं। तो इस तरीके से निर्माण करके जब तक पौधा जिंदा रहता है तब तक उसमें वो एक्टिव रहते हैं। इसमें जैसे आपका बेटा राइजोबियम आता है, यह जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ों पर गांठ बनाकर नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण करते हैं। जो इसमें ये जीवाणु भूमि में लगभग 50 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर तक एकाग्र फिक्स करने का काम करते हैं। बेटा अगला होता है नॉन सिम्बायोटिक, जिसको हम बोलते हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया, जो स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन का फिक्स करते हैं। मतलब यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं किसी प्लांट रूट का, इसका प्रयोग अगर हम कंपोस्ट में करेंगे तो वहाँ पर भी, अगर हम वैसे सॉइल में करते हैं तो इस मतलब स्वतंत्र रूप से, ये किसी रूट के उसमें नहीं होते हैं,
इसमें जैसे आपका बेटा आता है एजेक्टोबैक्टर, इसका प्रयोग आप कपास, धान, गेहूँ, तिल, जौ और विभिन्न प्रकार की सब्जियों में इसका उपयोग किया जा सकता है। अगला आपका आता है एजोस्पाइरलम, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, इन फसलों में इसका उपयोग कर सकते हैं। ये जीवाणु भूमि में लगभग आप देख सकते हैं लगभग 15 से 20 या 25 केजी तक ये प्रति हेक्टेयर के दर से नाइट्रोजन को फिक्स करा सकते हैं। ये सिम्बायोटिक की अपेक्षा थोड़ा सा कम कराते हैं। अगला होता है बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरी शैवाल। तो इसका धान में बड़ा अच्छा प्रभाव रहता है, क्योंकि धान में हम पानी अक्सर रहता है तो उसमें ये बहुत अच्छे तरीके से पूरे फैल सकता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर भी कराता है और ये मृदा में कार्बन पदार्थ की मात्रा को भी बढ़ाता है, और साथ ही साथ मृदा के ऊपर एक कवरिंग कर लेता है, जिससे मृदा में वीड मतलब खरपतवार भी नहीं उग पाते हैं फसलों में, और दूसरा नमी को भी संरक्षित रखने का काम करता है। तो धान की फसल में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर राइजोबियम में देखें अलग अलग इसकी प्रजातियाँ हैं, जो अलग अलग फसलों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मिलोट्राई, इसमें रिजका में, या आप कह सकते हैं कि ट्राईफ्लाई जिसका बरसीम में। तो इस तरीके से अलग अलग प्रजातियों का प्रयोग फसलों में करते हैं। तो ये चीज़ होता है। फास्फोरस तत्व प्रदान करने वाले, इसमें आता है बेटा आपका जैसे पीएसबी मतलब फास्फोरस सल्बलाइजिंग बैक्टीरिया, मतलब एक ऐसा जीवाणु जो फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में बनाता है। क्योंकि बेटा फास्फोरस ये कह सकते हैं कि सॉइल में यही मोबाइल न्यूट्रिएंट, तो इसलिए सॉइल में फिक्स ज़्यादा हो जाता है, पौधों को एब्जॉर्ब नहीं होता। तो यह जीवाणु क्या करता है कि फास्फेटिक फर्टिलाइज़र को ये सॉल्युबल फॉर्म में बनाने का या उसको कन्वर्ट करने का काम करता है। अगला आपका आता है बेटा वैम, जो फास्फेट अवशेष या आप कह सकते हैं कि उसको एब्जॉर्ब कराने का, शोषक एब्जॉर्प्शन के लिए, या एक जैसे माइक्रोराइजा, ये सब एब्जॉर्प्शन कराने के लिए बहुत ही अच्छे जीवाणु होते हैं। तो माइक्रोराइजा एक प्रकार के पौधों को जड़ों में जो भी सहजीवता मतलब सिम्बायोटिक, जो फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में बढ़ाकर पौधों को उपलब्ध कराता है। तो ये चीज़ भी आगे बेटा इसमें एक पॉइंट पूछा जाता है कि सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी में मृदा उत्पादकता, अभी अलग से भी एक वीडियो हम बनाएंगे मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता पर, सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल प्रोडक्टिविटी पर एक अलग से वीडियो यहाँ पर बेटा हम बनाएंगे। तो पहले जान लेते हैं कि सॉइल फर्टिलिटी सिंपल में जान लेते हैं। तो जो मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों का एक समूह होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉइल फर्टिलिटी। मृदा उर्वरता, तो मृदा उर्वरता और उत्पादकता में क्या अंतर है थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा। तो मृदा उर्वरता जो उचित अनुपात में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व की आपूर्ति करता है, और मृदा उत्पादकता जो मृदा की फसलों उत्पादन की क्षमता को बढ़ाता है। आगे अगर आप देखते हैं कि आप मृदा में पोषक तत्वों की उपस्थिति का एक सूचक होता है, और जबकि यह मृदा में उपस्थित फसलोत्पादन का एक सूचक होता है। इसका विश्लेषण प्रयोगशाला में आप कर सकते हैं। जो भी उर्वरता है कि हमारे फसलों में इतने मात्रा में पोषक तत्व हैं, और इसका विश्लेषण खेत में होता है। मतलब अगर उत्पादन कम या ज़्यादा तो उससे पता चलता है कि इस खेत की उर्वरता कितनी होगी। मीन्स मृदा उर्वरक जो सभी उर्वरक मृदाएं उत्पादक नहीं होती हैं, लेकिन सभी उत्पादक मृदाएं उर्वरक होती हैं। मतलब जिन मृदाओं में उत्पादन अच्छा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उसकी फर्टिलिटी अच्छी थी। लेकिन यह कोई आवश्यक नहीं कि फर्टिलिटी अच्छी है तो उत्पादन अच्छा होगा, ये भी नहीं हो सकता है। अगला बेटा आता है इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, आवश्यक पोषक तत्व। आवश्यक पोषक तत्व के बारे में भी सर पूछा जाता है। तो जैसे अर्नॉन एंड स्टाउट ने 1939 में पोषक तत्वों के लिए 16 पोषक तत्व को उन्होंने दिया था। बाद में एक और ऐड हुआ है 17 पोषक तत्व। टोटल वर्तमान में अगर देखें तो 17 पोषक तत्व, जो 17वां पोषक तत्व है वो निकल के रूप में इसका यूज़ हुआ है। तो इसमें जैसे देखते हैं जैसे CHO कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये बेसिक है। NPK जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट के रूप में
कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर सेकेंडरी के रूप में, आयरन मैग्नीज मोलिब्डेनम बोरान जिंक कॉपर क्लोरीन ये सब सेकेंडरी आप कह सकते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में माना जाता है। और वर्तमान में कुल मिलाकर के 17 पोषक तत्व हैं। फंक्शनल न्यूट्रिएंट अगर आप देखें तो इसमें फंक्शनल न्यूट्रिएंट यह शब्द डीजे निकोलसन ने 1963 में दिया था, जो कार्यकीय तत्व के रूप में माने जाते हैं, फिजियोलॉजिकल के रूप में, अनिवार्य तत्व के रूप में, जिसको हम तो कार्यकीय मतलब फंक्शनल हो गया। और इसेंशियल में देखें तो 21 तत्व हैं जो इसमें आते हैं। 4 पोषक तत्व क्या होते हैं, लाभकारी भी हैं, जैसे बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट जो लाभदायक के रूप में माना जाता है। अभी क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, जैसे बेनिडियम सिलिकॉन कोबाल्ट सोडियम ये सब लाभदायक के रूप में भी माने जाते हैं, जिनका अलग अलग फीचर भी है। अगला है इसेंशियलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। प्लांट न्यूट्रिएंट की एक इसेंशियलिटी भी कभी कभी पूछ लिया जाता है शॉर्ट में कि उसकी एक अनिवार्यता क्या होगी, पोषक तत्व की अनिवार्यता, मतलब अनिवार्यता 3 इसका अनिवार्यता होता है। अगर वो अनिवार्यता है, अगर वो पैरामीटर्स पूरा है तो उसको हम इसेंशियल न्यूट्रिएंट कहते हैं। जैसे पोषक तत्व पौधों की उपापचयी कार्यों में सीधा भाग लेता है, मतलब उसके मेटाबॉलिज्म क्रियाओं में सीधा भाग लेता है। पोषक तत्व बिना पादप अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर सकता, मतलब किसी तत्व की अगर कमी होगी तो पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता है। और एक चीज़ इसमें होता है कि पौधों में सामान्य रूप से किसी एक विशिष्ट पोषक तत्व की कमी होने पर उसी के सहायता से उसकी पूर्ति की जा सकती है, उसके अलावा और कोई पोषक तत्व उसमें नहीं दिया जा सकता है। तो ये इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आता है। इसमें बेटा अलग अलग तरीके से, जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट जो स्थूल में आता है, दूसरा होता है प्राइमरी जिसमें आपका NPK, सेकेंडरी जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर, स्ट्रक्चरल में CHO मीन्स कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये आते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट में आयरन जिंक मैग्नीज कॉपर मोलिब्डेनम और क्लोरीन निकल ये सब आते हैं, मतलब ऐसे तत्व जिनका आवश्यकता कम मात्रा में होती है तो ये आते हैं। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों में मोलिब्डेनम एक ऐसा तत्व है जो आप कह सकते हैं कि अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट के रूप में आता है। ऐसे आपका अलग अलग पोषक तत्वों की यहाँ पर पोषक तत्वों का क्लासिफिकेशन भी दिया गया है। अगला है मोबिलिटी, मतलब किस तत्व की मोबिलिटी किस में कितनी है, ये चीज़ भी। पौधों में किसी गतिशीलता अधिक है और मृदा में किसी गतिशीलता अधिक है, तो ये चीज़ भी आप देख सकते हैं। जैसे अगर आप प्लांट केस में देखते हैं तो NPK मोलिब्डेनम मैग्नीशियम और क्लोरीन जो पौधों में अधिक गतिशील हैं। मध्यम में देखेंगे जिंक और कम में देखेंगे आयरन मैग्नीज कॉपर सल्फर। और अगतिशील मतलब जो बिल्कुल गतिशील ही नहीं होता है, चलता ही नहीं है, वो आपका आता है कैल्शियम और बोरान। वही चीज़ सॉइल में देखेंगे तो अधिक में आता है नाइट्रेट, और मीडियम में आता है आपका अमोनिकल और पोटास, और अगतिशील में आता है आपका फास्फोरस और जिंक। ये इसके अंतर्गत आता है। और फिर अभी हम अगले क्लास में आपको बताते हैं कि किस रूप में ये उपलब्ध होता है और इसके कमी का लक्षण क्या है, इस चीज़ के बारे में हम देते हैं। धन्यवाद।